तो भाई लो, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर किसी ने खाने का टुकड़ा फेंका होता है और उस टुकड़े को फेंकते हुए वे पर्सन कहता है ये इसका फ्लेवर अच्छा नहीं है, मुझे अलग फ्लेवर चाहिए अगला। जहां पर भाई इंपीरियल शेफ तो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वह कहता है अरे नहीं ये क्या हो रहा है। प्रिंसेस सेल्हा भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। वह भी सोचती है लड़की से लगातार 3 घंटे हो गए हैं फिर भी इसके नखरे जा ही नहीं रहे। बेचारा शेफ भी रो रहा होता है। वह कहता है मुझे माफ करना प्रिंसेस, मुझे इंपीरियल शेफ बने हुए 13 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस जैसा कोई गेस्ट नहीं देखा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि होती है हमारी लूसी, जिसको कोई किसी की परवाह नहीं आराम से लेटी होती है अपनी कुर्सी पर। लूसी के ऐसे रवैये को देखकर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। वह भी मन में सोचती है मैं तो इसे एडी की जगह पर लाई थी यहाँ पर ताकि यह नोवेल्स के बीच में बयान दे सके, लेकिन इससे कोई क्या ही करवा सकता है। ये ज्यादा बोलती भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करती। मुझे क्या पता था ये लड़की सच में इतनी ज्यादा एनोइंग होगी। फिर सीन जब्त होता है, हमें बताया जाता है फील्ड सोर्समैन ऑफ सिल्वेनिया के एक्ट 5 के बारे में। हाँ, ये इसका फाइनल एक्ट है जिसमें होली लेंस ड्रैगन वेल रॉक और ग्रेट से सिल्वेनिया की स्टोरी को कवर किया जाता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि यह मामला इस अकेडमी की फाउंडिंग से जुड़ा हुआ है और इस दौरान काफ़ी सारी फैमिलीज और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो कि पहले एक दंत कथाओं में ही सुने जा सकते थे वह भी अपेयर हुए थे। मार्टियल फैमिलीज के बीच में यहाँ पर कैलामूर, नॉर्टन डेल और एम्फिलन फैमिली है। और अगर मैजिक फैमिलीज की बात की जाए तो यहाँ पर सलनेल और वाइट फ्लिट्स और एक और ब्लूम लीवर फैमिली है। तो मैजिक फैमिलीज में से सिर्फ ब्लूम लिवर फैमिली को काफ़ी कम समझा जाता है क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, उन्हें इंजरीज मिलती रहती हैं उनके खुद के एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। यहाँ तक कि उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से बड़े बड़े पहाड़ भी मैदानों के लेवल में आ गए। उनके परिवार को हाउस ऑफ विचेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी उनका परिवार इतना बुरा नहीं है जितना वह परिवार है जो उसने एक इविल गॉड को समन किया, यानी कि लॉर्ड टेलर परिवार की कह रहे हैं यहाँ पर। फिर हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे एडी के पास जो लेटर आया होता है उसे पढ़ रही होती है। वह कहती है यह तो ब्लूम लीवर फैमिली के पेट्रिसियाना ब्लूम लीवर से तुम्हारे लिए आया है और जैसा कि मैं देख सकती हूँ यह लेटर तुम्हारे पुराने एड्रेस पर ऑफिस हॉल में आया था। एडी कहता है हाँ मैं सोचता हूँ क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। वह लड़की भी कहती है वेल ब्लूम लिवर फैमिली यह उनके बारे में फैले हुए काफ़ी सारे रूमर्स के बारे में जानी जाती है, लेकिन हम उस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि उस ब्लूम लिवर फैमिली ने एक्सपेरिमेंटल अकेडमी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है और काफ़ी कमियों को निखारा है। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा उसकी बहन ट्रेसियाना काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एडी भी ट्रेसियाना का नाम सुनने के बाद कहता है क्या तुम्हारा मतलब है 4th ईयर की फैकल्टी ऑफ मैजिक वैलेडिक्टनरी। वह लड़की भी कहती है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वह 2 टाइप के हाई रैंक मैजिक का यूज़ करती है और उसके ग्रेड्स भी काफ़ी एक्सीलेंट होते हैं हर बार। और हाँ वहीं दूसरी ओर मैंने उसकी छोटी बहन पेट्रिसियाना के बारे में भी ज़्यादा र्यूमर्स को सुना है। मैंने सुना है कि वह हमेशा एक ही जगह पर रहती है और शायद कम ही स्कूल आती ही नहीं है और यही वजह हो सकती है कि उसने तुम्हारे पुराने एड्रेस पर तुमको लेटर भेजा था क्योंकि उसे पता ही नहीं है आखिरकार तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हें ऑफिस हॉल से निकाल दिया गया था। बेसिकली तौर पर कहूँ तो मेरे जैसे अल्केमिस्ट जो कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एक जगह पर रहना और वहाँ पर काफ़ी तरह के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करना एक सीक्रेट लैब में, लेकिन पेट्रिसियाना ने इसे काफ़ी आगे पहुंचा दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे यह भी पता नहीं होगा कि हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एक नई लड़की बन चुकी है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह अपनी क्लासेस को भी स्किप करती है ताकि वह अपने एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा टाइम लगा सके। एडी भी कहता है आखिरकार ऐसा है तो फिर उससे तो एक्सपेल हो जाना चाहिए था अगर उसने कुछ पढ़ाई नहीं तो। वह लड़की बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह जब स्कूल नहीं आती है तो वह खुद से पढ़ती है और फिर जाकर रिटन एग्ज़ाम और फील्ड एग्ज़ाम को काफ़ी आसानी से पास कर लेती है। एडी कहता है क्या ऐसा पॉसिबल भी है, क्या वह अपनी बहन जैसी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। लड़की भी कहती है मे बी, लेकिन यह पॉसिबल हो सकता है। पेट्रिसियाना और ट्रेसियाना दोनों जुड़वा बहन हो सकती हैं। एडी भी उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। ट्रेसियाना यह प्रेटेंड करती है कि वह पेट्रिसियाना की बहन है ताकि वह उसकी जगह पर अटेंडेंस लगा सके और इस वजह से वह 2 बार क्लासेस को लेती है, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि वह इतनी ज़्यादा होशियार है। वह लड़की समझाती है अरे नहीं ज़्यादा डीप में मत जाओ, मैंने तो सिर्फ थ्योरी बताई है।
और मैंने मन से ही बताया इस बात को, ऐसा कुछ नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एनीवे, जैसा कि मैंने इस लेटर में देखा है, मुझे इसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पैट्रिसियाना के पास जस्टिस की समझ है। और वैसे तुम्हें लोगों को इस तरह किडनैप नहीं करना चाहिए। एडी कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है ये लेटर सही के है? वो लड़की कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी लोगों के पास भी कोई ऐसा कारण आ जाता है जिस वजह से दूसरे लोगों को किडनैप करना पड़ जाए, और शायद से तुम्हारे पास भी कोई ना कोई रीजन जरूर से हुआ। तभी एडी टेबल के नीचे देखते हुए कहता है, मैं इस चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आखिर तुमने इसके साथ किया क्या है? जहाँ पर भाई साहब क्लेवस को उस लड़की ने बांध कर पटक रखा होता है, वह लड़की भी कहती है, मैं तो सिर्फ इसे एक प्रॉपर ह्यूमन शेप में लाना चाहती हूँ। ये हमेशा ही डिप्रेस करने वाली बातों को कहता रहता है, काफ़ी नीची नज़रों से रहता है, और अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूं तो यह अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखता है। तो मैं इसे यहाँ पर ले आई हूँ ताकि यह थोड़े बहुत सोशल स्किल्स को तो सीख ले। जहाँ पर वह बेचारा हमारे एडी की तरफ देखते हुए अपने आंखों में आंसू भरते हुए कहता है अपने मन में ही, प्लीज़ भाई मेरी मदद कर दे, इस बार मदद कर दे, मैं तुम्हें हमेशा रेस्पेक्ट के साथ बुलाऊंगा, प्लीज़ मैं तुमसे हमेशा पोलाइट तरीके से बात करूंगा, मैं स्वेयर कहता हूँ, जल्दी से प्लीज़ मुझे बचा लो। जहाँ पर वह हमारे एडी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों के साथ देख रहा होता है। एडी भी परेशान हो जाता है, वह कहता है, आखिरकार तुम्हारा कैसा इरादा है इसे कितनी देर तक ऐसे बांध कर रखने का? वह भी कहती है, जब तक कि यह मान न जाए कि वह अगली बार फैकल्टी डिनर में मेरे साथ जाएगा अगले सप्ताह। वह एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर तुम अपनी सोशल स्किल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हो, और वहाँ पर जाकर तुम कनेक्शंस भी बना सकते हो, है ना? मैं भी आखिरकार एक लड़की ही तो हूँ, मैं भी एक काफ़ी अच्छे से लड़के को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ उस इवेंट में। एडी भी उसकी बात को समझ जाता है और कहता है, ओह हो ठीक है। बेचारा एडी भी इस सिचुएशन में क्या ही कर पाता, और मन ही मन सोचता है, बेचारे क्लेवस, ये तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हुआ। जैसा कि उस लेटर में कहा गया होता है कि तुम्हें ग्लॉक्ट हॉल में आना है, तो हमारा एडी भी ग्लॉक्ट हॉल में पहुंच चुका होता है। एडी भी मन में सोच रहा होता है, इस ग्लॉक्ट हॉल का नाम ग्लॉक्ट मेज पर पड़ा है, जो कि एक महान मेज था। तुम उसकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि उसने एक इंट्रोडक्शन ऑफ एस्पेचुअल मैजिक के नाम से एक काफ़ी खतरनाक किताब लिखी थी। यहाँ तक कि मैंने उस किताब को 10 से भी ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ उस किताब को, और यहाँ तक कि मैंने उसे मेमोराइज भी कर लिया है। एस्पेचुअल मैजिक सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट फील्ड है, इसमें प्रोग्रेस कर पाना इतना भी आसान नहीं है। मेरी भी प्रोग्रेस एक बार तो रुक चुकी थी। फॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी सारी लड़ाइयों के दौरान इसकी काफ़ी अच्छी समझ पाई थी, और वो सब मैंने काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस के बाद मिली थी। और एस्पेचुअल मैजिक का मैंने यूज़ भी अपने अक्सर फाइटों के दौरान किया था, लड़ाइयों दौरान, और इस वजह से मुझे एक नई मैजिक फील्ड का भी एक्सेस मिला, जहाँ पर एक होती है टाइम प्रिजन, जिसका यूज़ लूसी ने और प्रोफेसर ग्लास ने भी कई बार किया है, और एक है हिप्नोसिस, जिसमें हम किसी बंदे को हिप्नोटाइज करने के बाद उससे अपनी मन मर्जी का कुछ भी काम करवा सकते हैं। वैसे दूसरे स्पिरिचुअल मैजिक से एकदम अलग इसका जो इफेक्ट है काफ़ी बेकार है, चाहे इसमें कितने भी लार्ज अमाउंट का माना क्यों ना लग जाए, इसका लेवल अभी भी एक लेवल का है। तो भाई साहब, दूसरे लोगों को हिप्नोटाइज करने के बाद मैं उससे अपने मन मर्जी का काम तो अभी भी इतनी आसानी से नहीं करवा सकता हूँ। तो मुझे अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी मैजिक की प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं अपने मैजिक काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। जहाँ पर उसके सामने पैट्रिसिया बैठी होती है, वह कहती है, तो फाइनली तुम आ गए। लेकिन भाई साहब, हमारा एडी तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है, वह उसे इग्नोर करने के बाद बगल से निकल जाता है। वह भी चिल्लाती है, एड्रो टेलर मेरी बात को सुनो। एडी भी उसकी तरफ देखता है, वह कहता है, क्या पैट्रिसियाना? पैट्रिसियाना भी चिल्लाते हुए कहती है, क्या अब तुम्हारे चेहरे के साथ क्या गड़बड़ है? आखिर तुमने ऐसा कैसे चेहरा बना रखा है जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? तुमने मेरा लेटर तो पढ़ा था ना? और वह कहती है कि मुझे पता है, तुम ऑफिस हॉल में तो रहती हो, लेकिन तुम्हारे पास एक कैंप भी है नॉर्थर्न फॉरेस्ट में। एडी भी सोचता है, अरे इसके साथ क्या गलत है? मुझे तो लगा था कि सभी लोगों को पता होगा कि मैं वहाँ से निकाल दिया जा सका हूँ, फिर भी। और पैट्रिसियाना अभी भी चिल्ला रही होती है, वह कहती है, मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार तुम क्या साजिश रच रहे हो वहाँ पर? एडी कहता है, अरे भाई एक ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ जगह चाहिए रहने के लिए, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए, इस वजह से मैं नॉर्थर्न फॉरेस्ट में रहता हूँ कैंप बनाकर। पैट्रिसियाना कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है? आखिरकार डॉर्मेट्री से भी अच्छी जगह क्या चाहिए तुझे? एडी कहता है, भाई मुझे 2 साल हो चुके हैं जब से मुझे डॉर्म से निकाला गया है। वह भी एडी की बात को सुनकर चौंक जाती है। वह भी कहती है, ओह ठीक है, मुझे पता नहीं था, लेकिन पॉइंट से मत भटको। तुम्हें पता होगा एक लड़की जो कि मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, उसकी एक लंबी चोटी है, काफ़ी लंबे बाल हैं, और मैंने उस लड़की को तुम्हारे कैंप के पास देखा था, और मैंने उस लड़की को जंगल से
नंगे पैरों के साथ निकलते हुए देखा था। एडी भी अंदाजा लगा लेता है ये किसके बारे में बात कर रही है, वेग, जो कि और कोई नहीं बल्कि मेरिल्डा होती है। और पैट्रिसियाना कहती है वह अक्सर ही उस जंगल से बाहर निकलती है और जब भी निकलती है ऐसी लगता है कि वह थोड़ी मोटी बॉल के पर आई हो। वह सही ढंग की चप्पलें भी नहीं पहनती, ना ही सही ढंग के कपड़े पहनती है। मुझे तो लगता है तुम उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट भी नहीं करते। तो मैंने जाकर उसे पकड़ लिया। अब मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं जाकर रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हारी। एडी भी उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता? तुम तो एक ऐसी पर्सन हो जिसे अपने कैंपस यानी कि स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आखिरकार तुम्हें मेरे कैंपस के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे मिली? वह भी कहती है आखिरकार तुम क्या जानना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो इस बात को? एडी भी अंदाजा लगा लेता है। वह कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में तुम्हारी कोई सीक्रेट प्राइवेट लैब हो जिसे स्कूल में बनाने से बंद कर दिया हो? जिस बात को सुनते ही भाई साहब पैट्रिसियाना ने अपने मैजिक को ऑन कर लिया होता है और तैयार हो जाती है एडी पर अटैक करने के लिए। एडी भी मन में सोच रहा होता है ये कैसी पागल लड़की है, इसने खुद ही कहा था और खुद ही कन्फेस किया था कि ऐसा कुछ है। मैंने तो इसे देखा भी नहीं, आखिरकार कोई लैब है भी या नहीं, और इतना बुरा समय क्यों आया मेरे सामने, मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता हूँ। वह भी चिल्लाते हुए कहती है ये काफी लेट हो चुका है। तभी एडी भी देखकर चौंक चुका है। वह देखता है उसके सामने मैजिक शील्ड आ चुकी होती है जो कि पैट्रिसियाना के अटैक से बचा रही होती है उसे, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि पैट्रिसियाना की बड़ी बहन ट्रेसियाना ने बनाया होता है। पैट्रिसियाना भी कहती है ट्रेसियाना जल्दी से देखो यह लड़का, लेकिन आगे कुछ बोल पाती उसी से पहले ट्रेसियाना यानी कि उसकी बड़ी बहन ने उसके गालों को नोचना शुरू भी कर दिया होता है और कहती है मुझे माफ़ करना है एडी, मेरी छोटी बहन सच में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, यह सच में काफ़ी अच्छी लड़की है, प्लीज़ इसे एक बार माफ़ कर दो। पैट्रिसियाना कहती है नहीं नहीं बहन देखो तो सही, इसने एक लड़की को हॉस्टेज बनाकर रखा है अपने कैंप पर। उसकी बड़ी बहन कहती है अरे पैट्रिसियाना यहाँ पर यह किडनैपर नहीं है बल्कि तुम हो किडनैपर। जहाँ पर पैट्रिसियाना अपने मैजिक का यूज़ करते हुए किसी को बुलाने लगती है, जिसे देखकर एडी भी चौंक जाता है। जहाँ पर होती है मेरिल्डा जो कि कुछ बोल नहीं रही होती बल्कि इशारों से कुछ बातों को समझाने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पर एडी मन में सोचता है मुझे लगता है कि स्पिरिट जब बात करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, क्योंकि जब भी वे कुछ बोलते हैं तो मैजिक रेजोनेट होता है, और अगर इसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो यह कैंपस के अराउंड काफ़ी आसानी से नहीं घूम पाएगी, इसलिए ज़्यादा बोलती नहीं। जहाँ पर मेरिल्डा हमारे एडी के पीछे आकर छुप चुकी होती है, जिस सीन को देखने के बाद तो पैट्रिसियाना भी हैरान हो जाती है। जब मेरिल्डा हमारे एडी से कुछ कहने की ट्राई करती है तो भाई साहब उसका मैजिक गायब हो जाता है, मतलब कि स्पिरिट होने की वजह से वह मैजिक का यूज जैसे बात करने में करती है तो मैजिक खत्म और वह भी गायब होने लगती है। जिसे देखने के बाद पैट्रिसियाना को समझ में आ जाता है अरे नहीं यह तो एक स्पिरिट थी। जिसे देखने के बाद वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और हमारे एडी से झुककर माफ़ी मांगने लगती है। एडी भी अब शांत हो जाता है क्योंकि जब से उसे लेटर मिला होता है तब से वह काफ़ी परेशान होता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने के बाद उसे भी शांति आ जाती है थोड़ी सी। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा।